गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। मैं राज सिंह वर्मा, आपका दोस्त। आज आप और हम रहेंगे हम कदम, जानेंगे भारत के कुछ ऐसे श्रेष्ठतम लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को रचा। कोई भी नया लेखक जब लिखना शुरू करता है तो वो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेमचंद पैदा हो रहे होते हैं। अपने ज़माने के सबसे पढ़े लिखे लेखकों में से वो थे। कोई भी स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, कभी ना कभी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता जरूर है। अगर कहानी आपने शुरू की, छोड़ नहीं सकते आप। आज भी हमारे लिए विश्राम के क्षण हैं प्रेमचंद। कलम जिनका साथी था और शब्द रक्त बनकर जिनकी नसों में दौड़ते थे। गबन, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, ये तमाम अविस्मरणीय रचनाएं जिनके कलम की देन थी। आज गंगा गौरव के इस एपिसोड में जानेंगे एक ऐसे ही श्रेष्ठ लेखक के जीवन के संघर्ष की कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की कहानी। आज का हमारा सफर शुरू होता है वहां से जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन का सफर शुरू किया था, अपने पिता द्वारा दिए असली नाम के साथ, धनपत राय श्रीवास्तव। यही वो जगह है जहां बीता था धनपत राय का बचपन। यहीं 8 वर्ष की उम्र में पहले उन्होंने अपनी मां को, फिर अपनी दादी को खोया। इसी घर में उनके पिता उनके लिए लेकर आए थे एक नई मां। अपनी मां की मृत्यु के बाद धनपत राय ने किताबों और कहानियों में अपने अकेलेपन का सहारा ढूंढा। परमात्मा की जब दया होती है, मालिक की मौज होती है, तो आदमी अपने दुख को भी रचनात्मक बना देता है। और रचनात्मक दुख जो है आदमी को बहुत बड़ा बना देता है। दुख को आप नींद की गोली से भी ख़त्म करेंगे, फ्रस्ट्रेशन से भी दूर करेंगे, लेकिन नींद को अगर दुख दर्द को आप कलमबद्ध करना शुरू करें, पंक्तिबद्ध करना शुरू करें, स्वयं अपने से बात करें, डायरी लिखें, और आप तो आधा दुख तो दूर हो जाता है रचना ख़त्म होने के बाद ही। प्रेमचंद वही कर रहे थे। प्रेमचंद को बचपन से ही उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था और अपने कोर्स से जो बाहरी किताबें थीं उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। और उस ज़माने में उपन्यास वगैरह पढ़ना मध्य वर्ग में लगभग वर्जित था। माँ बाप ये ख़ास तौर पे बाप ये समझते थे कि जो उपन्यास पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ने से लड़के का चरित्र खराब हो जाएगा। तो सच बात तो ये है कि अगर कोई उपन्यास पढ़ता नज़र आता था मध्य वर्ग का लड़का तो थप्पड़ पड़ता था कि ये इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये बिगड़ जाएगा। तो प्रेमचंद का एक दोस्त था बचपन में, उसके पिता का तंबाकू का व्यापार था। तो तंबाकू के बड़े बड़े पिंडे रखे रहते थे उसके मकान में। उन पिंडों के पीछे छुप के प्रेमचंद और उसका वो दोस्त उपन्यास पढ़ते थे। इसी घर में 15 साल की उम्र में धनपत राय ब्याह कर लाए थे अपने लिए पहली पत्नी, जो उम्र में भी उनसे बड़ी थी। यही घर है जहां तमाम मतभेदों की वजह से उनकी पहली पत्नी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस घर की दरो दीवार में धनपत राय की उस उम्र की पनपती सोच और परिपक्व होती हुई विचारधारा को आज भी महसूस किया जा सकता है। 7 वर्ष की उम्र में धनपत राय ने लमाई से 2.5 किलोमीटर दूर लालपुर के मदरसे में फारसी और उर्दू की तालीम लेनी शुरू की। शब्दों का ज्ञान उन्हें इन्हीं 2 भाषाओं से मिला। हालांकि हिंदी वो घर पर बोलते थे, लेकिन हिंदी लिखने की शुरुआत उन्होंने काफी बाद की। उन्होंने एक तरह से उर्दू और हिंदी के बीच के फासले को खत्म कर दिया था। वो दोनों भाषाओं में एक समान लिखते थे, हिंदी और उर्दू में। तो काफी तरीकों से वो सही मायनों में हिंदुस्तानी लेखक थे। प्रेमचंद का महत्व सबसे ज़्यादा इस बात में है कि आज 2014 में भी, जबकि उनका इंतकाल 1936 में हो चुका था, इतने बरस बीत गए, लगभग कुछ साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे,
आज भी हिंदी में उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक अगर कोई हैं तो प्रेमचंद। जैसा मैं अपने पिताजी से, गांव के लोगों से सुनता था कि वो इतने मृदुल स्वभाव के थे कि किसी से भी कभी उनका अंतर्द्वंद इस गांव के अंदर नहीं हुआ। और जब वो हंसते थे तो इतना ठहाका लगा के हंसते थे कि 10-20 घर में उनकी आवाज़ जाती थी और लोग समझते थे कि बब्बा हंसत हुआ। और इतने मस्त थे कि एक तो पहले उनके पास फुर्सत नहीं थी कि किसी से दलचौरा करें, किसी से कोई डिस्कशन करें। अलबत्ता वो जब गांव घर से निकलते थे और सामने वो जो पीपल का पेड़ है वहाँ से एक छोटा सा मंदिर पहले था, ये अभी मंदिर 2-2.5 साल में बन गया। तो उसी मंदिर पर बैठते थे तो कुछ लोग कहते थे, का बब्बा तू का हमेशा करल करला, कोनो काम तो है नहीं हो। तो कहते अरे बचवा तो लोग के का समझ में आई, हम जौन काम करत है। और वो उन लोगों से हाल चाल लेने के बाद पुनः लिख, जो वो गांव के अंदर घूमते जो फिरते थे और जो लोगों से वार्ता करते थे उसी से अपनी साहित्य की रचना भी कर लिया करते थे। प्रेमचंद से पहले जो भी हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था उसमें बहुत फैंटेसी थी, अय्यारी होते थे, बहुत एक आदर्शवाद था। प्रेमचंद ने पहली बार ऐसा किया कि उनके जो हीरो थे, जो उनके कहानी के पात्र थे, वो बिल्कुल आम जिंदगी से उठे हुए लोग थे। जैसे मंत्र कहानी में एक भगत करके सांप का मंत्र फूकने वाला एक कैरेक्टर था। वो जाता है, वो शहर के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर चड्ढा, उनके बेटे का इलाज करता है, जबकि डॉक्टर चड्ढा ने मौके पे भगत के बेटे का इलाज नहीं किया था और वो मर गया था। बावजूद उसके भी जो ह्यूमन स्पिरिट है उसको लेके जाती है। या फिर जैसे हल्कू किसान है, या फिर हामिद जो ईदगाह कहानी में है, जो एक अपने खिलौने को छोड़ देता है दादी के चिमटे के लिए। ये ऐसे कैरेक्टर पकड़ के लाना, क्योंकि ये कोई लार्जर देन लाइफ नहीं है। हम जो आजकल फिल्में हैं या अदरवाइज जो है, हम लोग लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ढूंढते हैं, जबकि प्रेमचंद ने हमारे आसपास के लोगों को बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत आम लोगों को ही हीरो बना दिया। प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत थी साधारण में असाधारण के दर्शन कराना, आदमी के बौनेपन को मिटाना। अपने जमाने में साम्राज्यवाद, सामंतवाद के विरोध में खड़ा होना और आम जनता की वकालत करना, जो काम महात्मा गांधी राजनीति में कर रहे थे, मुंशी प्रेमचंद साहित्य में कर रहे थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो इतना वैज्ञानिक था कि एक बार जब भूकंप आया तो महात्मा गांधी ने टिप्पणी की कि ये भूकंप हम भारतवासियों के पाप का परिणाम है। गांधी जी के भक्त थे प्रेमचंद, लेकिन उन्होंने फौरन हंस, जिसका संपादन करते थे, पत्र में ये टिप्पणी लिखी और इस भाषा का इस्तेमाल किया कि बापू का दिमाग ख़राब हो गया है। उन्होंने कहा कि ये भूकंप जो है ये कि हमारे किसी पाप और पुण्य से इसका कुछ लेना देना नहीं, ये एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है और बापू को इस ढंग के अवैज्ञानिक वक्तव्य नहीं देने चाहिए। आप साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, मेडिकल के हों, आपको लगेगा कि साहित्य यह होता है। साहित्य का कद बढ़ा दिया, साहित्य को मसाल कहा। राजनीतिक सीखते हैं प्रेमचंद से, हमारा अर्थशास्त्र क्या है, ग्रामीण अर्थशास्त्र क्या है, हिंदी स्वराज क्या है, समझना हो तो पहले प्रेमचंद के साहित्य को समझिए, पढ़िए उसे। भारत में स्वाधीनता संग्राम अपने जोरों पर था। धनपत राय जमाना पत्रिका के लिए लिखने लगे थे नवाब राय के नाम से। उनके लेखन में देश प्रेम की महक थी। धनपत राय का मन मस्तिष्क इस हद तक सामाजिक नवनिर्माण की ओर आकर्षित हुआ कि केवल अपने उपन्यासों में ही नहीं, अपने जीवन में भी उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया सन 1906 में। विधवा समस्या में जो है कि परिवार में ही ऐसी समस्याओं को जो है कि देखे और उसको जो है कि इन्होंने संकल्प किया कि वास्तव में इतनी जो है कि कम उम्र में अगर विधवा हो रही है तो कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने विधवा से ही जो है शादी किया, जहाँ की शिवरानी जी से उन्होंने जो है कि शादी किया। इस परंपरा को जो है कि तोड़ा। तो प्रेमचंद जी ने जो है शुरुआत से ही परंपराओं को 1900 से शुरू करके 1936 तक परंपराओं को जो है तोड़ने का जो है कि सिलसिला जो है कि जारी किया, चाहे वो समाज की समस्याएं रही हों या परिवार की समस्याएं रही हों।
साल 1907 ये वही साल था जब धनपत राय की पहली देशभक्ति के भाव से सराबोर लघु कहानियों की किताब छपी, सोजे वतन। इन कहानियों ने अंग्रेजों के अहम को ऐसा ललकारा कि अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी। और फिर अंग्रेज घर पर छापा मारने आ रहे। सोजे वतन पर रोक लगाने के बाद अब वो बाकी किताबों को भी छीनकर जला देना चाहते हैं। सोजे वतन को अगर अंग्रेज जला भी देंगे ना, तो उससे उठी ललकार को बुझा नहीं पाएंगे। हाँ,